हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर पांचाल। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में। तो आइए बेयर एक्ट से सेक्शन 5 की डेफिनेशन को देखते हैं। पहले हम हेडिंग को समझ लेते हैं। एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में प्रेस्क्राइब पीरियड का विस्तार। अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। Any appeal or any application other than an application under any of the provision of Order 21 of Code of Civil Procedure 1908 may be admitted after the prescribed period if the applicant or the applicant satisfies the code that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। यह सेक्शन उन सिचुएशंस की बात करता है जिनमें किसी अपील या एप्लीकेशन को प्रेस्क्राइब पीरियड के ख़त्म हो जाने के बाद भी एडमिट किया जा सकता है। तो एक बार डिटेल से समझ लेते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 21 के प्रोविजंस को छोड़कर कोई भी अपील या एप्लीकेशन जिसका प्रेस्क्राइब पीरियड ख़त्म हो गया है उसे कोर्ट एडमिट कर लेगा यदि एप्लिकेंट मतलब जो अपील फाइल कर रहा है और एप्लीकेंट जो एप्लीकेशन लगा रहा है, यदि वो कोर्ट को यह यकीन दिला देता है या सेटिस्फाई कर देता है कि उसके द्वारा अपील या एप्लीकेशन को समय पर फाइल नहीं करने के पीछे एक सफिशिएंट कोज था या रीजनेबल ग्राउंड था जिसकी वजह से वो समय पर उस अपील या एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सका। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। The fact that the applicant or the applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section। मतलब कि कोई भी तथ्य जो यह बताता हो कि एप्लिकेंट या एप्लीकेंट को प्रेस्क्राइब पीरियड के कंप्यूटेशन, गणना और उसके निर्धारण में हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर, प्रैक्टिस या जजमेंट ने मिसलीड किया है जिसके कारण से वो समय पर अपील या एप्लीकेशन को फाइल नहीं कर सका, वो तथ्य भी इस सेक्शन के तहत सफिशिएंट कोज ही माना जाएगा। एक शब्द सफिशिएंट कोज का इस सेक्शन में कई बार जिक्र हुआ है, तो आइए जान लेते हैं कि सफिशिएंट कोज क्या है। चूंकि सेक्शन 5 सेक्शन 3 के जनरल रूल का ही एक एक्सेप्शन है जो कि उन मामलों में प्रेस्क्राइब पीरियड को एक्सटेंड करता है जो अपील या एप्लीकेशन की फाइलिंग में हुई देरी को दिखाने वाले सफिशिएंट कोज पर बेस्ड है और इसी को ही डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कोज कहते हैं। लेकिन लिमिटेशन एक्ट में कहीं पर भी सफिशिएंट कोज को डिफाइन नहीं किया गया है। यह केस टू केस वेरी करता है और उस केस के सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी यह कोई ऐसा घटनाक्रम है जो कि पार्टी के कंट्रोल से बाहर हो, जिस पर उसकी मर्जी ना चलती हो। अब हम सेक्शन 5 के अंतर्गत प्रेस्क्राइब पीरियड के एक्सटेंशन के कुछ प्रिंसिपल्स को भी जान लेते हैं। नंबर 1, सेक्शन 5 केवल अपील और एप्लीकेशन के मामलों में ही डिले को अलाउ या माफ़ करता है, जबकि सूट और एग्जीक्यूशन के मामलों में कोर्ट को कंडोनेशन ऑफ डिले की पावर ही नहीं है, चाहे उन मामलों में सफिशिएंट कोज हो या ना हो। सेक्शन 5 के तहत सफिशिएंट कोज को अधिकार के रूप में क्लेम नहीं किया जा सकता। यह केवल कोर्ट के विवेक पर डिपेंड करता है। इसलिए केवल किसी सफिशिएंट कोज की उपस्थिति मात्र जिसके कारण किसी अपील या एप्लीकेशन को उसके निर्धारित समय के अंदर फाइल नहीं किया जा सका,
से ही कोर्ट को प्रेस्क्राइब पीरियड एक्सटेंड करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट अपनी डिस्क्रेशन का यूज करके किसी टाइम बार्ड प्रोसीडिंग को अलाउ या रिजेक्ट कर सकता है, किंतु कोर्ट की यह डिस्क्रेशन मनमानी या विदाउट लॉजिक ना होकर न्यायिक होनी चाहिए। नंबर 3, सेक्शन 5 किसी भी अर्धन्यायिक संस्था, अधिकरण, लेबर कोर्ट या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पर अप्लाई नहीं होता। नंबर 4, जो पार्टी सेक्शन 5 के तहत कोर्ट से रिलीफ मांगती है उसे कोर्ट को इस बात के लिए सेटिस्फाई करना होता है कि इस डिले के पीछे एक सफिशिएंट कोज या रीजनेबल ग्राउंड है। साथ ही उसे एक एक दिन की डिले को भी एक्सप्लेन करना होता है। नंबर 6, प्रूफ ऑफ सफिशिएंट कोज कंडीशन प्रेसिडेंट है, मतलब कि पार्टी को पहले सफिशिएंट कोज को प्रूव करना होगा, बाद में कोर्ट अपनी डिस्क्रेशनरी पावर यूज करेगी। नंबर 7, सेक्शन 5 उन क्रिमिनल अपील पर भी अप्लाई होता है जो गलती से किसी दूसरी कोर्ट में फाइल कर दी गई हो। अब हम उन सर्कमस्टांसेस की भी बात कर लेते हैं जो कि सफिशिएंट कोज की परिभाषा में माने जाते हैं। नंबर 1, हाई कोर्ट की कोई गलत कार्रवाई जिसने कि एप्लीकांट या उसके काउंसिल को मिसलीड कर दिया हो, जिसकी वजह से वो समय पर अपनी अपील या एप्लीकेशन को फाइल ना कर सके हो, वो सफिशिएंट कोज के अंतर्गत ही फॉल करेगा। नंबर 2, कुछ केसेस में एप्लिएंट या एप्लीकांट के काउंसिल की कोई मिस्टेक को भी सफिशिएंट कोज मान लिया जाएगा, लेकिन वो मिस्टेक बोनाफाइड होनी चाहिए, ना कि मेलाफाइड। कभी कभी किसी अधिवक्ता द्वारा किसी एप्लिएंट या एप्लीकांट को दी गई गलत सलाह को भी सफिशिएंट कोज मान लिया जाता है। नंबर 4, कोई कानून जिसके द्वारा कोई अधिकार गवर्न हो रहा हो उसकी गलतियों को भी सफिशिएंट कोज मान लिया जाता है। फिर भी इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। कानून डेलिजेंट का साथ देता है, नेग्लिजेंट का नहीं। किसी पार्टी के जेल में बंद होने के कारण या गंभीर बीमारी के कारण समय पर अपनी अपील या एप्लीकेशन फाइल ना करने को भी सफिशिएंट कोज मान लिया जाता है। नंबर 6, किसी अपील या एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए उसके साथ लगने वाले जरूरी कागजात या जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी को लेने में लगने वाले समय की वजह से हुई देरी को भी सफिशिएंट कोज मान लिया जाता है। लेकिन किसी स्टेट काउंसिल या पैनल लॉयर की किसी फाइल ना मिलने या उसकी नॉन अवेलेबिलिटी को सफिशिएंट कोज नहीं माना जाएगा। एक लीडिंग केस महेंद्र यादव वर्सेस रत्ना देवी के केस में कोर्ट ने कहा कि क्योंकि डिफेंडेंट का पिता एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और डिफेंडेंट उसकी देखभाल में लगा हुआ था, इसलिए इस ग्राउंड को सफिशिएंट कोज और एक जेन्युइन कोज माना जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या सेक्शन 5 गवर्नमेंट के मामलों में उदारवादी रुख अपनाता है? तो इसका जवाब है हाँ। एक लीडिंग केस जी रामेगौड़ा वर्सेस लैंड एक्विजिशन कलेक्टर के मामले में कोर्ट ने कुछ कारणों का उल्लेख किया जिनकी वजह से सेक्शन 5 सरकारी मामलों के प्रति लिबरल है। नंबर 1, अगर सेक्शन 5 के तहत वो अपील या दूसरी प्रोसीडिंग जो कि गवर्नमेंट ने इनिशिएट की है उन्हें अलाउ नहीं किया जाए तो व्यक्तिगत रूप से तो किसी का नुकसान नहीं होगा, लेकिन अंतिम रूप से पब्लिक और उसके हितों को काफी नुकसान होगा। नंबर 2, गवर्नमेंट के सभी डिसीजंस एक प्राइवेट पर्सन की तरह एकात्मक ना होकर सामूहिक व संस्थागत होते हैं। नंबर 3,
गवर्नमेंट के सभी डिसीजन लंबा रूट तय करने के कारण स्लो होते हैं। सरकार का कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली मैटर का इंचार्ज नहीं होता, जिसके कारण कोर्ट के किसी भी एडवर्स ऑर्डर से किसी एक व्यक्ति पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नौकरशाही व्यवस्था में फाइलें एक टेबल से दूसरे टेबल पर पास करने, उन्हें दबा देने के कारण सरकार का डिसीजन मेकिंग स्लो होता है, जो कि समझने में जितना कठिन है उससे ज़्यादा कठिन उसे अप्रूव करना है। नंबर 4, एक प्राइवेट पर्सन तुरंत डिसीजन ले सकता है, किंतु सरकारी तंत्र डिसीजन लेने में झिझकता है। उनमें बहस होती है, सलाहें ली जाती है, विचार किए जाते हैं और काफ़ी दबाव के बीच सरकार को अंत में कोई डिसीजन लेना पड़ता है। अंत में कोर्ट ने कहा कि सभी तथ्यों को देखते हुए लिमिटेशन पीरियड में थोड़ा सा विस्तार अस्वीकार्य नहीं है, क्योंकि सरकार के लोग व संस्थाएं मिलकर काम करती है। इसलिए कुछ मामलों में सरकार व प्राइवेट व्यक्ति को एक ही तराजू पर तोलना अनुचित व अवास्तविक होगा। जस्टिस S.K. मुखर्जी की राय में अगर कोर्ट कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए मना कर देगी तो हो सकता है कि एक उचित केस फाइलिंग से पहले ही समाप्त हो जाए। इसके विपरीत अगर डिले को अलाउ करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि वो केस पार्टीज को सुनने के बाद मेरिट पर डिसाइड हो जाएगा। नंबर 7, एक लीडिंग केस स्पेशल तहसीलदार लैंड एक्विजिशन केरल वर्सेस KV आयुष्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि कोर्ट की सेटिस्फैक्शन के लिए एक एक दिन की डिले को एक्सप्लेन करना जरूरी है और ऐसा करने में जनता व सरकार के बीच कोई फर्क नहीं रखना चाहिए, लेकिन हर समय एक सख्त रुख अपनाने पर पब्लिक इंटरेस्ट पर आघात हो सकता है। इसलिए अदालतों को सेक्शन 5 के प्रति रूढ़िवादी न होकर व्यवहारिक दृष्टिकोण रखना चाहिए। अब हम सेक्शन 5 से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉस को भी देख लेते हैं। नंबर 1, पुंडिक जालम पाटिल वर्सेस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मामले में हाई कोर्ट ने रिस्पोंडेंट की अपील फाइल करने में 1724 दिन की देरी को माफ कर दिया। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 5 के अंतर्गत लगाई गई कंडोनेशन ऑफ डिले के एप्लीकेशन में मेंशन गलत तथ्य ही अपने आप में उस एप्लीकेशन को डिसमिस करने के लिए पर्याप्त है। इसके लिए कोर्ट द्वारा किसी फर्दर इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती। एक पार्टी जो लिमिटेशन पीरियड से छुटकारा पाने के लिए झूठे प्रकथन करती है, उसकी एप्लीकेशन को अलाउ करके उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। रामलाल वर्सेस रेवा कोलफील्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पार्टी सफिशिएंट कोज को एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकती। उसके लिए सफिशिएंट कोज को कुछ शर्तें पूरी करनी होती है। नंबर 1, वह एक ऐसा कारण हो जो पार्टी के कंट्रोल से बाहर हो। पार्टी अपने लेवल पर डिलिजेंट हो, ना कि नेग्लिजेंट। नंबर 3, पार्टीज की इंटेंशन मेलाफाइड ना होकर बोनाफाइड हो। बाकी एक केस लो ये भी है, उसे आप लोग पढ़ लेना, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। आगे हम इस सीरीज़ में सेक्शन 6 पर बात करेंगे।